नमस्कार भाइयों। स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दो प्रैक्टिस सेट मैंने आपके सामने लाया, उसके बाद आज तीसरा है, जो कि आज भी हम उसी तरह जैसे पहले करते आए हैं आज इसको करेंगे। और आप लोग दो लगा चुके होंगे, आशा है हमको, और इसको भी आप उसी तरह लगाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था आपको करने के लिए, कि मेरे करने से पहले आप इसको लगाइए, फिर देखिए कि आपका कितना नंबर आता है या फिर आपकी कितनी तैयारी हो पाती। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट का पहला। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगी? ऐसे सवालों में मेरे भाइयों होता है कि अगर हमारा समय 2 साल होता है, मतलब कि समय 2 साल होता है, तो जो उसका जो राशि होती है वो उसके पावर में होती है। यानी कि मान लीजिए कि 3 साल में कितना गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। यानी कि 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा? 3 के पावर 1। अगर जो होता है कि अगर 6 साल में, जो 3 साल में क्या हो रही है? 1 गुना हो रही है, तो 6 साल में कितना गुना होगी? 3 इंटू 2, तो कितना आएगा? 3 के पावर 2। यानी कि 3 साल में 1 गुना हो रही है, तो 6 साल में कितना गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार इसको हम देखते हैं, बोला है कि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगा? तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 7 गुना, यानी कि 3 इंटू 1 और कितना होता है? 7 के पावर 1। तो बोला है कि 24,401, यानी कि 2401। 2401 को क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 3 होगा, यानी कि 343। अगर 7 के पावर 4 होगा तो क्या होता है? 2401। यानी ये किसकी वैल्यू है? 7 के पावर 4 की वैल्यू है। तो कितने पावर है? 7 के पावर 4। यदि 7 के पावर 4 है, जितना मतलब कितना है? 7 के पावर 4, तो उसी प्रकार 3 गुणे 4, यानी कि 3 साल में अगर 3 इंटू 1, यानी कि 3 साल में 7 गुना हो रही है, तो 12 साल में कितना हो जाएगी? 2401 गुना। तो आंसर कितना आया? 3 चौका 12 साल, यानी 12 वर्ष। आंसर कितना सही है हमारा? आंसर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 और 7.5 वर्ष में 15,925 रुपए हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी? कोई धनराशि है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाती है? 12,740 रुपए, और 7.5 वर्ष में कितना हो जाती है? 15,925 रुपए। तो ये जो 4 वर्ष है, 4 वर्ष में कितना है? 12,740 रुपए। तो 4 साल और 3.5 साल हमारा मूलधन वही रहता है, केवल हमें ब्याज मिलता है, वही बढ़ता है। तो 4 वर्ष में अगर 12,740 रुपए है, 7.5 साल में इतना है, तो मैं कह सकता हूं कि 12,740 रुपए से जो हमारे 3.5 साल का जो ब्याज मिला होगा, वही जुड़कर कितना हो गया? 15,925 रुपए। तो हम 3.5 साल का यदि ब्याज निकालते हैं, कितना? 3.5 साल का यदि हम ब्याज निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, फिर उसके बाद
7, फिर कितना बचेगा 6, फिर कितना होगा यहाँ घटा लेते हैं 15,925 माइनस 12,740, तो कितना आएगा 5, 12 में से 4 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3,185 रुपये। 4 साल में इतना हो जाती है और साढ़े 7 साल में इतना हो जाता है, तो हमारा जो 3.5 साल का ब्याज है वो कितना आ जाएगा 3,185 रुपये। ये 3.5 साल का है। यदि हम 1 साल का निकालेंगे, यदि हम कितना निकालेंगे 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3,185, ये इधर चला आएगा, कितना होगा गुड़े 2 तिहाई 6, कितना है 7/2 है, ये कितना है 7/2। जब इधर जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, कितना आ जाएगा 2 पचे 10 की 0, 2 पचे 10 की 11, 2 चौका 8 है 9। तो 1 साल में हमारा ब्याज कितना मिल गया 9,910 रुपये। हमारा 1 साल का ये क्या है ब्याज है। तो 4 वर्ष में राशि इतनी हो जाती है, यानी कि हम जब पहले साल चलेंगे, यानी कि जब हम पहले साल चलेंगे वहाँ जहाँ हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के बाद हमारे जो 4 वर्ष में धनराशि हुई कितनी हुई है 12,740 रुपये। तो हम जब 4 साल का ब्याज निकालेंगे और 4 साल का ब्याज निकालने के बाद अगर इसमें से घटा देंगे 12,740 रुपये में, तो हमारा क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से भी यहाँ गुणा करेंगे, तो 4 0 0, 4 एकम 4 और 9 चौके 36, कितना आ गया 3,640 रुपये। तो जब हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमारा 4 साल का ये ब्याज है और 4 साल में ये हमारी धनराशि यानी कि अमाउंट है। जब हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो अमाउंट में से क्या करते हैं कि ब्याज घटा देते हैं। तो 12,740 रुपये, 12,000 कितना है 12,740 रुपये माइनस 3,640, इसमें से घटाएंगे तो 0, 4 में से गया 0 और 7 में से 6 1 और 12 में से 3 9, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 9100। हमारी जो पूछा है धनराशि वो हमारी आ चुकी है, और क्या निकालना है ब्याज की दर। जब हम ब्याज की दर निकालते हैं, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर यानी कि आर, जब आर निकालेंगे तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा के पी यानी प्रिंसिपल गुणे टाइम। तो आर परसेंटेज यहाँ निकालेंगे हम, तो यहाँ भी परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो एसआई कितना है 910 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 9100 गुणे टाइम केवल 1 साल है, क्योंकि ये 1 साल का हमारा ब्याज है। तो 1 साल ये कितनी बार जाएगा 10 बार, और 10 दहा में 100, यानी हमारा आर प्रतिशत कितना आ गया 10%। कौन सा सही है ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। बोला कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 4,000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का लाभ हो। वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 4,000 रुपये, और उस पे हमारा लाभ कितना हो रहा है 400 रुपये, यानी कि प्रॉफिट कितना है 400 रुपये। तो बोला है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का लाभ हो। जब हम लाभ निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं, यहाँ से हम क्या निकालेंगे सीपी। जब सीपी में 1,000 रुपये, यानी अगर सीपी हमारी निकल जाएगी तो 1,000 रुपये जोड़ देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा लाभ। तो सीपी बराबर क्या होता है कि एसपी माइनस पी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हमारी होती है उसमें से हम अगर प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा कॉस्ट प्राइस। तो 4,000 में से 400 घटाएंगे कितना आएगा 3,600 रुपये। तो बोला है कि अगर 3,600 रुपये पर हमें 1,000 रुपये का लाभ चाहिए तो उसे कितना रुपए में बेचना पड़ेगा। तो सीपी जो है कि हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना दिया है 1,000,
तो अगर ये एसपी निकालेंगे हम, अगर ये एसपी निकालेंगे तो 3600 प्लस 1000 हमारा कितना आ गया, 4600 रुपये में हमें बेचनी पड़ेगी अगर हम 1000 रुपये का लाभ लेना चाहे तो। ऑप्शन कौन सा सही है, एक करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। यहाँ दूध जो हमारा है, दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर, इसका जो रेशियो है पहले कितना था, 7:5। जब उसमें हम 15 लीटर मिलाते हैं पानी तो नए मिश्रण का अनुपात क्या हो जाता है, 7:8। तो क्या हो जाता है, 7:8। ऐसा ही सवाल मैंने कल भी प्रैक्टिस सेट में कराया था कि अगर जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पानी में केवल परिवर्तन हो रहा है और दूध में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बराबर करेंगे। यहाँ हमें पहले से ही बराबर दिया है तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और हमारा वाटर जो पहले 5 था अब कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो यही परिवर्तन किसके बराबर है, 15 लीटर के बराबर है। तो 5 से कितना हो गया, 8। कितने का परिवर्तन आया, 3 का। तो 3 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो ये कितने गुना है, 5 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, यानी कि पहले 5 था और जब हम नया मिश्रण बनाए तो कितना हो गया, 8। तो इसका पूछा है कि जब बाद में जो पानी का मिश्रण जब बाद में होता है तो उसका कुल मात्रा कितनी है। जब जो परिवर्तन अगर 5 गुना है तो पूरी वैल्यू भी यानी पूरा पानी भी हमारा 5 गुना होगा। कितना आ गया, 8 5 40 लीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। किसी संख्या का 11/1/9% 3500 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम पहले बेसिक से देखते हैं कि क्या है। बेसिक से बोला है कि किसी संख्या का, मान लेते कि वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। तो बोला है कि x का 11/1/9% किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। तो 11/1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या क्या है, x। तो इसके गुणा में है तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 0 में 0, 9 0 में 0, 9 5 45 के 5, 9 3 27, 3 31। हमारी संख्या कितनी आ गई, 31। अगर हम इसको रेशियो मेथड से लगाते हैं तो कितना दिया है, अगर हम इसको रेशियो से लगाएंगे तो कितना दिया है, 11/1/9%। तो 11/1/9% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो मान लेते हैं कि हमारी संख्या कितनी थी, 9 थी। तो 9 का 11/1/9% ही कितना है, 1 है। और इसकी वैल्यू यानी कि 1 की वैल्यू हमें कितना दी है, 3500। कितना दी है, 3500। तो ये कितने गुना है, 3500 गुना। तो जब 9 की वैल्यू यानी वह संख्या हम 9 माने हैं तो इसको भी हम जब निकालेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगी, 3500 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 9 0 में 0, 9 0 में 0, 9 5 45 के 5, 9 3 27, 3 31। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 31,500 रुपये, 31,500। वह संख्या कितनी आ गई, 31,500। चलते हैं अगले सवाल पे। एक पहिया 400 चक्कर लगाता है। जब कोई ऐसा सवाल आता है पहिए वाला, जब वो चक्कर लगाता है तो मान लीजिए कि ये उसका पहिया हो गया। जब उसका पहिया ऊपर का सिरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा, 1 चक्कर। यानी हम कह सकते हैं कि जब वह 1 चक्कर लगाएगा तो वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो एक पहिया 400 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या पूछा है, r पूछा है। तो ये अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr। और हमारा इसमें क्या दिया है, 4000 चक्कर, यानी इसको क्या मान लेते हैं हम, n। तो कितना हो जाएगा, 2πr/n। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, ये परिधि और 400 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 60
किलोमीटर, और हमारा आंसर मीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 22/7 इंटू हमसे आर त्रिज्या पूछा है और एन का मान कितना दिया है 4000, कितना 60 गुणे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और उसके बाद 2 से कितनी बार जाएगा 30 बार, फिर 2 से इसको काट देंगे 11 और ये कितना 15 बार। तो 11 चौक 44, 11 और 4 कितना आ गया 44 आर बराबर ये कितना आ गया 15 और 7 इसके यहाँ जाएगा तो कितना हो गया 15 7 105। यहाँ से आर निकालेंगे तो 105 बटा के 44 कितना बार जाएगा 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 और बचेगा 17 170। तो समथिंग ये एक ही ऑप्शन दिया है 2.39, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। कितना आया 2.39, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ये रेशियो का सवाल है। क्या बोला है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4/9 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सब रेशियो क्या दिया है, जो तीनों संख्याओं का जो रेशियो क्या दिया है 4/9 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। मैंने कल बताया था कि रेशियो को ऐसे नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि नीचे का एलसीएम लेते हैं, फिर गुणा करते हैं और इससे भाग देके ऊपर वाले से गुणा करके लिख देते हैं। 9 और 4 का एलसीएम 9, 3 और 4 का एलसीएम की कितना आएगा 36। तो 9 का भागा देंगे 36 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 चौके 16। 3 का भागा इसमें देंगे कितना 12, 12 दूनी 24। 4 का भागा इसमें देंगे 9, 9 तिली 27। तो बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है 27 और सबसे छोटी संख्या क्या है 16। इसका अंतर कितना दिया है 33। जब इसमें से घटाएंगे तो 27 में 16 कितना होगा 11। 11 की वैल्यू हम कितना दी है 33, यानी कि कितना गुना है 3 गुना है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 27। 27 का कितना 3 गुना, तो 3 7 21 के 1, 3 दूनी 6, 6 2 8। हमारी संख्या कितनी आ गई 81। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल पे। x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 9, 12, 15, 20 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचता है, तब उनके अंकों का जोड़ क्या होगा। तो बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या ले सकते हैं 4 बार 9, यानी 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999। बोला कि जिसको 9, 12, 15, 20 और 72 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले क्या करते हैं कि जो ये संख्याएं दी रहती हैं इनका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो हमारी संख्या दी रहती है बड़ी या छोटी, तो एलसीएम से इसको भाग दे देते हैं, तो हमें वो संख्या पता चल जाती है कि इसमें कितना और जोड़ना है या फिर घटाना है। तो एलसीएम कितना 9, 12, 15 और 20, 72 का एलसीएम कितना आएगा 360। इनका एलसीएम कितना आएगा 360। तो 360 का इसमें क्या करेंगे हम भागा देंगे 360। ये कितना बार जाएगा 36 दूना 72, 2 बार 7200। घटाएंगे 9, 7 और ये 2, फिर कितना उतारेंगे 9। तो 3 8 24, 8 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार। तो कितना बचेगा 7 7 6 42 के 2, 7 तिली के 21, 21 4 25। कितना बचेगा 9, 7 और 2। यदि हम 9999 में से 279 को घटा देंगे तो 360 से ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी।
तो 900 कितना, 9999 माइनस 279, तो घटाएंगे कितना बचेगा 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 3। तो बोला है कि प्रत्येक दशा में शेषफल हमारा क्या बचे, 3 बचे। तो अगर इन सारी संख्याओं से 9720 कट जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर 3 जोड़ देंगे तो ये कटने वाली संख्या में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो प्रत्येक से अगर भाग देंगे तो हमारा 3 क्या होगा, बार बार शेषफल बचेगा। अगर इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 7, 2 और 3। ये संख्या अगर हम इसे भाग देंगे, अगर भाग दे रहे हैं तो 9 से अगर भाग देंगे तो 9, 9 8 72 और कितना बच गया 3, और 12 से देंगे 12 7 84, और इसी में हमेशा 3 क्या बचेगा, शेषफल। तो हमसे क्या पूछा है, तब उनके अंकों का जोड़ क्या होगा। तो 9 + 7, 9 + 7 + 2 + 3, 9 7 16, 16 5 21। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी 21। चलते हैं अगले सवाल पे। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो क्या बोला है कि 9 पुरुष यानी 9 मैन प्लस 12 महिलाएं, 12 वुमेन कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। जबकि 3 मैन और 6 वुमेन इस काम को वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 9 चौका 36 प्लस 48 कितना होगा, 9 चौका 36 मैन प्लस 48 वुमेन बराबर 30 मैन प्लस 60 वुमेन। तो मैन को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 6 मैन बराबर, अगर 48 वुमेन को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 48 12 60, 12 वुमेन। तो 6 कितना बार जाएगा, 2 बार। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2:1। कितना आ गया, 2:1। अगर मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2:1, तो हम इन दोनों में से कहीं रख देंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो टोटल वर्क बराबर कितना आ गया, 9 मैन मतलब 9 मैन की वैल्यू कितना दी है, 2, 9 दूनी 9 गुणे 2 और 12 वुमेन प्लस 12 वुमेन कितना दिया है, 1 और इंटू 4। तो 9 दूनी 18, 18 12 30 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा, 120। बोला है कि इतने दिनों में पूरा करने के बाद तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो हमारा टोटल काम कितना है, 120 यूनिट, यानी कि टोटल हमारा काम कितना है, 120। अगर 120 काम को 15 महिलाएं कर रही हैं तो कितने दिनों में करेंगी, 15 वाटे 120, कितना दिन आया, 8 दिन। आंसर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लसा 840 है, तो उनका मसा ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दी हैं जिनका अनुपात कितना दिया है, 3:5:7 और उनका एलसीएम कितना दिया है, 840। तो क्या होता है कि उनका क्या हमें ज्ञात करना है, मसा ज्ञात करना है। तो 3:5:7, 3:5:7 कितना दिया है, 840। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम है तो 3 × 5 × 7, इसकी वैल्यू कितना दी है, जब एलसीएम निकालेंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 7 कितना दिया है, 840। तो 5 × 15 7 105, 105 कितना आएगा, 840। तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। कितना आ गया, 105 बट्टे 840। तो हमारी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 8 तिली के 24,
8 5 40 और 8 7 56, कितना आ गई 24 40 और 56। तो एचसीएफ हमें निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से वह से बड़ी संख्या लेनी है जो इन तीनों को क्या करे काट दे। तो हम अगर यहाँ से 4 लेते हैं तो 4 छंग 24, 4 दहा में 40 और उसके बाद 14 चौका 56, यानी कि यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कहने का मतलब है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, अगर उनका एलसीएम लेंगे तो उनका क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इनकी वैल्यू कितना दी है 840, ये कितना गुना है 8 गुना। तो ये संख्याएं भी कितनी गुनी होंगी 8 गुना होंगी। तो संख्या कितनी आ गई 24 40 और 56। तो जब इनका एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो ये कितना हो गया 6 × 4, ये कितना हो गया 6 × 4 और ये कितना हो गया 10 × 4 और ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 8 ये 8 को यहाँ काटेंगे तो 8 तिली के 24, 8 5 40 और 8 7 56। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। बोला है कि एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किमी जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो क्या बोला है कि एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है। तो ऐसे सवाल में जब हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं यानी कि धारा के विपरीत जाते हैं तो हमारी चाल क्या होती है घट जाती है, और जब उसके अनुकूल जाते हैं तो हमारी जो है गति क्या होती है जुड़ जाती है। तो हम मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है x है। तो बोला है कि धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है कि यदि 34 किलोमीटर जाते हैं वो भी किस में जाते हैं धारा के प्रतिकूल, यानी कि हमारी जो शांत जल में चाल है कितना है x। तो जब हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो हमारी चाल क्या होती है वो हमारी चाल और नाव की चाल से क्या होती है माइनस हो जाती है। तो धारा की चाल कितनी दी है 4, तो यहाँ क्या करेंगे हम 4 का माइनस कर देंगे। और दूसरे इक्वेशन में हमें क्या करा है कि यदि हम धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, यानी कि 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय जो है वो धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने वाले लगने वाले समय से 25% अधिक है। यानी कि धारा के जब हम विपरीत जाते हैं तो 34 किलोमीटर जाते हैं धारा के विपरीत, और अनुकूल धारा के अनुकूल अगर 40 किलोमीटर जाते हैं तो उससे 25% अधिक है। यानी कि हमारा कितना 25% अधिक मतलब कि अधिक है, तो यहाँ क्या होगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो कितना हो जाएगा 5/4। फिर क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, यानी कि इससे ये अधिक है। तो कितना दिया है 40 किलोमीटर, कितना दिया है डिस्टेंस हमारी कितनी दी है 40,
और स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी x है और नाव की स्पीड जो है 4 है और उसी की दिशा में बह रहे हैं, तो कितना हो जाएगी x प्लस 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दहा में 40, तो 34 बटे x माइनस 4 बराबर 5 दहों में 50 बटा के x प्लस 4। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 34x, कितना आएगा 34x प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और प्लस 4 तिहाई 12 और 1 13, 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 और 1 13। 50 का इसमें करेंगे गुणा तो 50x माइनस 200, 5 चौका 20, 200। तो 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16x बराबर, और 200 अगर 136 और 50 अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर 34 अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। यदि 200 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो 200 और 136 कितना हो जाएगा, 336। तो x बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। तो जो माने थे हम शांत जल में नाव की चाल x है, तो नाव की चाल हमारी x कितनी आ गई, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा। जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में इनको लाभ भी मिलेगा। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। इसका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो 3 0 से 3 0 काट देंगे सबका, और 45, 81, 90 किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो 9 पंजे 45 और 9 नवायम 81 और 9 दहा में 90। यानी कि जो इन्होंने 5 रेशियो 9 रेशियो 10 के रेशियो में अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी होगा। तो क्या बोला कि उनका कुल लाभ कितना होता है, 4800 रुपये। लेकिन लाभ लेने से पहले इन्होंने क्या किया कि 30% चैरिटी को दान कर दिया है। तो 4800 का जो 4800 इनको लाभ मिला है उसका 30% इन्होंने क्या किया है, चैरिटी में दान कर दिया है। तो 0 से 0 खत्म, तो 3 0 में 0, 3 8 24 के 4, 3 चौके 12 2 14। यानी कि 4800 रुपये में से 1440 रुपये इन्होंने क्या किया है, चैरिटी में दान कर दिया है। तो कितना बचा, जब इसका माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, 0 और 6, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, और उसके बाद 4 में से 1 गया 3, 3360 रुपये। तो इनका टोटल लाभ इनका रेशियो में दिया है, और टोटल लाभ कितना है 3360 रुपये। तो 9 5 14, 14 10 24 और 24 इनका 24 यूनिट लाभ हुआ है, और 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 3360 रुपये। तो ये कितना गुना है, 24 एकम 24, कितना बचेगा 9, तो 24 चौका 96, कितना आएगा 140। ये 140 गुना है। तो बोला है कि सुमित का हिस्सा पहला यानी 4500 का कितना आया है 5। तो हमसे 5 का मान पूछा है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 140 गुना। तो 0 और 14 5 70 यानी कि 700 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। 4 घंटे उसको कार्यालय जाने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, तो उसको समय कितना लग जाता है, 6 घंटे। तो हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। दूरी को हम x नहीं मानेंगे। दूरी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना है, 4 किलोमीटर प्रति हावर।
और ये कितना है 2 किलोमीटर प्रति आवर। इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना है 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4। एक इसमें ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और उसकी दूरी कितनी है 4 किलोमीटर है, तो उसका समय कितना लगेगा 1 घंटे। कितना लगेगा 1 घंटे। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो समय कितना लगेगा 1 घंटा। यदि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको 4 किलोमीटर दूरी जाना है तो उसका समय कितना लगेगा 2 घंटे, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो बोला कि यदि उसे जाने में और आने में 6 घंटे लगते हैं तो हमारा यहाँ कितना आया है 2 + 1 3 यूनिट, यानी कि कितना आया 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट का मान हमें कितना दिया है 6 घंटे। 3 यूनिट का मान कितना दिया है 6 घंटे। तो कितना गुना है 2 गुना। तो हमसे क्या पूछा है कि उसका डिस्टेंस, उसके घर से और कार्यालय के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर उनका समय 3 से उनका समय अगर अगर इसमें अगर 2 गुना है तो उनका डिस्टेंस भी कितना होगा 2 गुना। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 4, तो ये भी कितना गुना होगा 2 गुना, तो कितना आएगा 8 किलोमीटर उसकी घर से और कार्यालय के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन कौन सा सही है ए। चलते हैं अगले सवाल पे। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजा 60 मीटर 297 मीटर और 303 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बगीचे की परिधि ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं कितनी है उसकी 60, 297 मीटर और 303 मीटर, 303 मीटर। तो ये हमारा अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है ट्रिपलेट, यानी कि जो बोलते हैं ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट है, यदि ट्रिपलेट है तो त्रिभुज हमारा क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि उसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री। एक कोण क्या होगा 90 डिग्री। तो 303, 297 और 60, यदि ये ट्रिपलेट हैं तो ये कैसे त्रिभुज होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे बड़ी भुजा 303 मीटर, ये कितना है 303 मीटर, ये क्या हो जाएगी कर्ण। और उसके बाद 60 हमारा क्या हो जाएगा लंब, और उसके बाद 297 मीटर आधार, यानी कि ये ट्रिपलेट है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है। तो ये त्रिभुज कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे बेस यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें हमारी ऊंचाई क्या है 60 और हमारा बेस क्या है 297। लेकिन बोला है कि इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या है वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल और त्रिभुजाकार पार्क दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है। तो साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है 297 गुणे ऊंचाई कितनी दी है 60। 2 से काटेंगे कितनी बार में 30 बार में। तो जब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा अंडर रूट में। तो 297 को क्या लिख सकते हैं अगर 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो लिख सकते हैं 3 गुणे 99 और 99 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 11 और 30 कितना हो जाएगा 3 गुणे 10। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 का पेयर बना के हम उसको बाहर निकाल लेंगे तो वर्गमूल से हट जाएगा। यहाँ 1 2 3 है तो 1 3 क्या होगा हमारा बाहर आ जाएगा गुणे। यहाँ 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। और उसके बाद
ये हमारा 11 इंटू 10, ये हमारा वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 दहा में 110। तो साइड हमारी कितनी आ गई, साइड हमारी कितनी आ गई 9 अंडर रूट 110। तो हमसे क्या पूछा है, बगीचे की परिधि, यानी बगीचे की परिधि, बगीचे की परिधि, या फिर हम बोल सकते हैं कि बगीचे का परिमाप। क्या, बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू ये, 4 इंटू ये इसलिए होता है कि परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो 4, साइड हमारी कितनी दी है 9 अंडर रूट 110, तो कितना आ जाएगा 36 अंडर रूट 110 मीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या तोड़ते हैं, ब्रैकेट के तोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑफ को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। तो हम इस पहले क्या देखेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 भागे 3 गुणे 24, फिर उसके बाद -3 भागे 2 इंटू, और 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -1 गुणे 2, फिर +6, और ये कितना है भागे 4 ऑफ मतलब गुणा और 3, तो ये कितना दिया है 3 इंटू 4 भागे 3 इंटू 24, तो ये पूरा इसके क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का गुणा हम करेंगे, तो 3 इंटू 24 माइनस 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा -2। पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं -3, और ये किस में जाएगा बटे में जाएगा, और 2 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा -1 और -2 +6, और भागा है तो ये बटे में चला जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 3 से 3 को काटेंगे और 4 से इसको कितनी बार में काट देंगे 6, तो वैल्यू हमारी कितने आ गई 1/6 माइनस 2 से 2 को हम क्या करेंगे काट देंगे, 2 से 2 को हम काट देंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बचा है 3 प्लस 6 से 12 को कितनी बार काट देंगे 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसको हम क्या कर देंगे हल कर देंगे, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 6 एक बार जाएगा तो 1 एकम 1 प्लस 1 6 बार जाएगा, और 6 तिली 18, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा 8 + 1 19, 3 22/6, तो ये कितना आ जाएगा 11/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 तिली के 9 + 2/3, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कौन सा सही है, डी सही है। तो भाइयों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आएगा। थोड़ी हमारी तबीयत खराब थी, मुझे जुकाम हुआ है, इसीलिए ज़्यादा मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। और मिलते हैं अगले मतलब प्रैक्टिस सेट से, यानी ये आज तीसरा था और हम कल चौथे से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, गुड नाइट भाइयों, जय हिंद।